सीएम योगी ने 142 योग वेलनेस सेंटर का किया उद्घाटन। आयुष डॉक्टरों को बांटे पत्र, कहा आयुर्वेद से भावनात्मक लगाव जरूरी। अखिलेश का सरकार पर वार, कहा 25 लोगों की मौत की जिम्मेदारी बीजेपी। शमशान और बीजेपी का पुराना रिश्ता। शामली पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार, 3 करोड़ की चरस बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में गन्ना पर्यवेक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, 2 साल बाद भी नहीं जारी हुआ रिजल्ट। आयोग की हीला हवाली से अभ्यर्थी पस्त। गायत्री के 2 सीए पर कसेगा ईडी का शिकंजा, काली कमाई को कंपनियों में निवेश करने का आरोप। ईडी की छापेमारी में दस्तावेज हुए बरामद। नमस्कार, यूपी लाइव में बड़ी खबर। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शमशान घाट में 25 लोगों की मौत का मामला। मृतकों के परिजनों की मांग स्वीकार की गई है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं भूमिहीन परिवारों को आवास दिया जाएगा, तो कांशीराम योजना में दिया जाएगा आवास। तो लगातार मृतकों के परिजनों की जो मांग थी कि अब उनका गुजर बसर कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने जो अपने परिवार का मुखिया खोया है, और अब मामला संज्ञान में अधिकारियों तक पूरी तरीके से आया और आखिरकार जो भूमिहीन परिवारों को आवास दिया जाएगा, और यह आवास कांशीराम योजना के तहत दिया जाएगा। और बाकी प्रशासन की तरफ से लगातार मदद की गुहार की जो घोषणा है वो लगातार की जा रही है। तो शमशान घाट में 25 लोगों की मौत का मामला सामने आया, जिसमें अब मुआवजे की घोषणा की गई है। मृतकों के परिजनों की मांग फिलहाल स्वीकार कर ली गई। तो दूसरी तरफ बात करें कि लगातार जो दोषी हैं, जो सिस्टम में जो लूप होल्स हैं, उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन गाजियाबाद में जो मामला सामने आया और इसके बाद अब शासन प्रशासन के आला अधिकारी भी पूरी तरीके से। जावेद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजियाबाद संवाददाता, हमारे सहयोगी। जावेद, जब एक तरफ मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया गया है, क्या कुछ मांगे थी परिजनों की, और कौन कौन सी मांगे स्वीकार की गई हैं, आपसे जानना चाहेंगे जावेद। तो जावेद को हम लगातार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जावेद चौधरी हमारे साथ गाजियाबाद में है। कल से जब से ये खबर सामने आई है, लगातार हम जावेद से अपडेट ले रहे हैं। जावेद, अगर आपको हमारी आवाज़ मिल रही तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल किस तरीके से लगातार ये तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो किस तरीके से लिंटर ढहने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मौके पर मौजूद रहीं और कितने घायलों को फिलहाल फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन राहत और बचाव कार्य जिस स्तर पर चल रहा है, उसको देखते हुए वहां पर जो हमारे संवाददाता हैं गाजियाबाद से जावेद चौधरी, उनसे हम लगातार अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। जावेद, गाजियाबाद में मौत का लिंटर जो सामने आया, फिलहाल अब परिजनों ने तमाम सारी मांगे रखी थी, कुछ स्वीकार कर ली गई हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? देखिए अलोक जी, मैं बता दूं कि इस मौत के लेंटर के मामले में 25 लोगों द्वारा अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया और वही 15-17 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। और इसी के चलते लोगों में खासा आक्रोश देखा गया और उन्होंने नेशनल हाईवे 58 को पूरी तरीके से जाम कर दिया, यानी कि कम से कम 4 से 6 घंटे पूरा रोड जाम रहा। वो पूरी तरीके जाम रहा। जिला प्रशासन की टीम वहां पहुंची, समझाने बुझाने में जुटी रही। उन लोगों का लगातार आरोप था, क्योंकि उन लोगों ने 3 लाशों को रखकर वहां पर तमाम तरह के गंभीर आरोप नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद मुरादनगर पर लगाए, जिला प्रशासन में लगाए, और सरकार की तरफ से जो 2 लाख रुपए की उनको आर्थिक मदद देने की बात की गई थी, उसको उन्होंने स्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक सरकार उनको एक सरकारी नौकरी, उनका मकान, जिनके मकान नहीं है उनको मकान नहीं देती, 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता नहीं देती थी, वो लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। और इसी के चलते जिला प्रशासन लगातार उन लोगों से जूझता रहा। लोग अपने लगातार वहां पर धरना पसंद कर रहे हैं, नारेबाजी करते रहे। जिला प्रशासन से लेकर मंडला आयुक्त तक वहां मेरठ मंडल पहुंची, साथ ही आईजी मेरठ जोन भी वहां पहुंचे, एसएसपी डीएम भी वहां पहुंचे, आला अधिकारी वहां मौके पर मौजूद रहे। समझाने बुझाने का लगातार प्रयास किया गया, पर कहीं भी किसी कोई समझ में नहीं आया। तब जाकर लिखित में उन लोगों ने दिया कि सरकार से इस बात को मांग जाएगी, यानी 10 लाख रुपए उनकी आर्थिक मदद, एक मकान, एक नौकरी के लिए, तब लोग वहां से हटे। यानी कि 6 घंटे तक लोग वहां रोड जाम कर रहे हैं और लगातार नारेबाजी करते रहे। जी।
जावेद, ये तो तस्वीर हुई मुआवजे को लेकर के जो मांग की जा रही थी, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच शासन और प्रशासन में बैठे जो आला अधिकारी हैं, उनमें से कौन कौन अब किस तरीके से अब कार्रवाई की जा रही है, कौन कौन से अभी पकड़ में आए हैं, किन किन पर किस तरीके से गाज गिरी है? आलोक जी, जब मैं बता दूं आपको इस पूरे मामले को लेकर, जहां मृतक जयराम थे उनके बेटे दीपक की तहरीर के आधार पर जिला प्रशासन ने चार नेम्ड और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जो जेई था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ भी मुकदमा हुआ है। सुपरवाइजर पर मुकदमा हुआ है, ठेकेदार पर मुकदमा हुआ है। ठेकेदार अभी फरार है, जो अन्य अज्ञात लोग हैं वो भी अभी फरार है। यानी 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अधिशासी अधिकारी को हिरासत में लिया गया है, जेई को हिरासत में लिया गया है, सुपरवाइजर को साथ हिरासत में लिया गया है। बाकी ठेकेदार और अन्य लोग फरार है। हालांकि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने का पुलिस दावा भी कर रही है। इसमें बड़ी लापरवाही और घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार की जड़ें भी मजबूत दिखाई दी है। चलिए, इस बड़ी खबर पर आप जावेद नजर रखिएगा, हम आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। गाजियाबाद संवाददाता हमारे साथ जावेद जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल जो गाजियाबाद में जो लिटर मौत का सामने आया है और उसको देखते हुए 10-10 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को घोषणा की गई है देने की, और साथ ही शासन और प्रशासन की तरफ से अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि हर संभव मदद करने की वो कोशिश करेंगे और जांच लगातार जारी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, रुक कुछ और खबरों की ओर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर व्यापार सभा के नेताओं के साथ बैठक की। अखिलेश ने कहा, भाजपा सरकार में व्यापारी त्रस्त हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं और सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही है। सपा सरकार के समय शुरू हुई योजनाओं को आज भाजपा सरकार खत्म कर रही है। गाजियाबाद में हुए दर्दनाक हादसे पर उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री योगी को शर्म आनी चाहिए, जो सरकार की लापरवाही से गई 25 लोगों की जान के बदले 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं। हर एक पीड़ित को 50 लाख की मदद करनी चाहिए। वहीं वैक्सीन को लेकर दिए गए बयान पर अखिलेश ने कहा, मेरा बयान किसी भी साइंटिस्ट के खिलाफ नहीं था, बल्कि भाजपा के फैसलों पर था। उन्होंने पूछा कि गरीबों को वैक्सीन कब तक मिलेगी, इसका जवाब योगी आदित्यनाथ दे दें। भारतीय जनता पार्टी केवल सजावटी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल इवेंट का काम करती है, इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है। हर चीज को मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज हो जाए इसलिए करते हैं। हमारे कितने किसान इतने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, वो सरकार से एमएसपी मांग रहे हैं। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, और यही सरकार वो है जिसने किसानों से कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे। अगर आप आय दोगुनी करना चाहते हैं तो अभी आपको मौका मिला है, किसानों को खुश कर दें। तो गाजियाबाद पीड़ितों को मिले 50 लाख का मुआवजा अखिलेश यादव ने ये मांग रखी है, और लगातार वैक्सीन को लेकर के निशाना साधा जा रहा है। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और तमाम सारी चीज़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के लिए उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के फैसलों पर उन्होंने कहा कि उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो अखिलेश ने की व्यापार सभा के साथ बैठक, गाजियाबाद पीड़ितों को 50 लाख भी बात रखी। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी मयूर हमारे साथ जुड़ गए। मयूर, अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, लेकिन जो वैक्सीन को लेकर के जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर कहीं ना कहीं आज सफाई देते थोड़ा नजर आए अखिलेश यादव। क्यों मयूर? बिल्कुल आलोक जी, देखिए 2 दिन पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि भाजपा वालों की ये कोरोना वैक्सीन मैं नहीं लगाऊंगा। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किए गए, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस उनके निकले। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने उनको ट्रोल किया और मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इस पर डिबेट हुई कि वो ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। ऐसी बात करने से तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इस चीज़ का विरोध कर सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन वो नहीं लगवाएंगे। लेकिन आज जब इसके बारे में उनसे सवाल पूछा गया कि आप और आपके कार्यकर्ता कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे, इस बात को स्पष्ट कीजिए, तो उन्होंने बात को घुमा दी। उन्होंने कहा ये सरकार का काम है, सरकार को देखना है। मेरा सवाल बस यूपी सरकार से यही है कि गरीबों को फ्री वैक्सीन कब लगेगी, क्योंकि अब ये निर्धारित किया जा रहा है कि किन किन लोगों को, जो कि कोरोना के टाइम जो फ्रंट वॉरियर्स रहे हैं, उनको पहले लगेगा। तो वो उन्होंने बात को घुमा दिया। उन्होंने कहा कि बाकी लोगों को कब लगेगा। मुझे इसकी मैंने इस पर टिप्पणी की थी, मैंने किसी साइंटिस्ट पर या वैक्सीन बनाने वाले को
कटघरे में नहीं खड़ा किया था। मैं बस भाजपा की जो विचार हैं उनके खिलाफ मैंने कहा था कि ये गरीबों को वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं, जब हमारी सरकार आएगी तो हम सभी गरीबों को वैक्सीन लगाएंगे। तो आज थोड़ा नर्म स्वभाव था, क्योंकि 2 दिन से लगातार ट्रोल हो रहे थे, तो आज थोड़ा सा नर्म स्वभाव था और उन्होंने इस बात को भी सिरे से खारिज नहीं किया कि वो नहीं लगवाएंगे वैक्सीन, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। लेकिन उस बात पे वो उन बातों से जो उन्होंने 2 दिन पहले बोली थी, आज जब उस पर सवाल पूछे गए तो उससे बचते हुए नजर आया आलोक जी। जी बिल्कुल मयूर, इस पूरी कवायद के बीच जिस वैक्सीन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, अब ये वैक्सीन, अब ये सवाल नहीं कि कौन लगाएगा, कब से लगेगी, अब ये पॉलिटिक्स वैक्सीन ज्यादा शुरू हो गई है। क्यों मयूर? बिल्कुल आलोक जी, देखिए इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना जरूर हो सकता है, क्योंकि आप एक बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश में आपका बड़ा कद है, और अगर आप इस तरीके की बात कहेंगे, इस तरीके का बयान देंगे तो इफेक्ट तो जरूर करेगा। तो वहीं पूरे मीडिया जगत में और पूरे जो यूपी के लोग हैं उन्होंने इस बात को ट्रोल किया कि वैक्सीन तो साइंटिस्ट ने बनाया है, वैक्सीन तो लोगों की बेहतरी के लिए बनाई गई है, क्योंकि भाजपा के कार्यालय में वैक्सीन नहीं बनी है कि भाजपा वालों के बारे में कहा जाए कि भाजपा वालों पर मुझे भरोसा नहीं है, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। तो राजनीति तो वैक्सीन को लेकर शुरू हो चुकी है। अब कल ट्रायल भी दोबारा होना है वैक्सीन का, ड्राई रन होना है, तो उसको भी मजाक के तौर पे उन्होंने लिया कि ड्राई रन वैक्सीन कराने की क्या जरूरत है, और जो तमाम तरीके की बातें हैं वैक्सीन को लेकर जो करी गई, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति तो हो रही है और वो अभी इस वक्त फिलहाल सही नहीं है आलोक जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मयूर। तो लगातार फिलहाल बड़ी बात यह कि अब वैक्सीन को लेकर जो बयानबाजी एक तरफ है, कल प्रदेश में ड्राई रन है वैक्सीन का, उस पर भी मॉनिटरिंग करनी है, उस पर भी नजर रखनी है, हम अपने दर्शकों को उस पर भी लगातार अपडेट देंगे। तो इस बीच तमाम सारे सवालों पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा, चाहे गाजियाबाद में शमशान घाट का मामला हो, चाहे उसकी छत गिरने से जिसमें 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि बड़ा हादसा हुआ है और मुख्यमंत्री से 2 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह लबालब डूबी हुई है। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में एक छत 4 महीने पहले बनी है, 4 महीने पहले, और पूरी भर्रा के गिर जाती है, 2 दर्जनों से ज्यादा लोगों की मौतें हो जाती हैं, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे। कमाल की बात है। मुख्यमंत्री जी, आपको 25-25 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए उनको। आपकी गलती की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भ्रष्टाचार की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता को सजा मिल रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी सरकार के लिए या किसी प्रदेश के लिए हो सकती है क्या, कि सरकार की गलती की वजह से सजा जनता भुगत रही हो। आगे बढ़ेंगे, रुक कुछ और खबरों की ओर। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के तबादलों पर सवालिया निशान लगना शुरू हो गए। कई शिक्षकों का ऐसा आरोप है कि उनसे क्रम अंक पाए शिक्षकों को उनकी मनमानी जगह स्थानांतरण मिल गया, वहीं उनका नियम विरुद्ध तबादला हुआ। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने इस मामले में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि शिक्षकों के तबादले में कोई भी हेराफेरी नहीं हुई है, सारी चीजें ऑनलाइन हैं, खुद वो भी चाहे किसी भी शिक्षक का मनमाने तरीके से तबादला नहीं कर सकते, ऐसी योगी सरकार ने व्यवस्था की है। पहली बार उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन स्थानांतरण हुए हैं, एनआईसी के सॉफ्टवेयर पर हुए हैं, किसी का कोई प्रभाव इसमें काम नहीं किया है। बेसिक शिक्षा मंत्री भी चाहकर कोई एक ट्रांसफर अपने अनुसार नहीं करा सकते थे, ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बनाई है। अभी हमने 69,000 की भर्ती पूरी पारदर्शिता, पूरी ईमानदारी के साथ की है। अभी जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण हुए हैं, ये भी पूरी पारदर्शिता के साथ की। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता मयूर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। मयूर, जो भर्ती में चाहे वो धांधली हो, चाहे वो स्थानांतरण को लेकर, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें हेराफेरी है, सामने साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। आलोक जी, देखिए सबसे पहले स्थानांतरण के नियम समझ लीजिए। नियम ये होता है कि जो मेल होते हैं शिक्षक, उनको 5 साल के लिए उनका टाइम होता है, फीमेल का 2 साल के लिए होता है। नियम ये भी है कि एक भारांक यानी कि एक नंबर्स दिए जाते हैं कि आपके नंबर्स, मान लीजिए 20 में आपके 18 नंबर हैं और अगले के 20 में 14 नंबर है, और दोनों ने लखनऊ के लिए स्थानांतरण के लिए अप्लाई किया है, तो 14 नंबर वाले का स्थानांतरण लखनऊ हो जाता है, और वहीं पर 18 नंबर वाले का लखनऊ स्थानांतरण नहीं होता है, उसका हो जाता है रायबरेली।
तो ये देखने वाली बात है। ये कुछ जो मामले हैं निकल के आए हैं, कुछ शिकायतें निकल के आई हैं अध्यापकों द्वारा कि मेरे से कम नंबर वाले का स्थानांतरण उसकी मनचाही जगह पर हो गया और मेरा स्थानांतरण नहीं हो पाया। दूसरी चीज ये है कि अगर पति पत्नी दोनों अध्यापक और अध्यापिका अगर दोनों उसी विभाग में नौकरी कर रहे हैं और अगर वो स्थानांतरण की बात करते हैं तो उसको ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा, तरजीह दिया जाएगा कि इन लोगों का एक ही जगह स्थानांतरण हो जाए। ये तमाम सारे नियम होते हैं, इसको दरकिनार करके जो स्थानांतरण किए गए हैं इसको लेकर अध्यापकों ने आरोप लगाए थे। इसके बारे में आज हमने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से पूछा तो उनका कहना है कि सारा स्थानांतरण ऑनलाइन हुआ है, इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं आई है और वो खुद भी चाहे तो किसी का स्थानांतरण नहीं करा सकते। लेकिन यह बात सरासर गलत है। कई सारे अध्यापक ऐसे हैं, ऐसी शिकायतें हमारे पास आई हैं कि इसमें हिला हला है कि जिनके लूपहोल सामने आए हैं, हिला हवाली की गई है, उदाहरण भी है उनके सामने, वो अब कहां जाएं? तो बस यही तो बात है। इसी को लेकर हमने जब उनसे सवाल पूछा तो उनका एक तरह से यही जवाब था कि सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ दुनिया के सामने है, हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद किसी का ट्रांसफर नहीं करा सकता। लेकिन सच्चाई यही है कि गड़बड़ी हुई है और तमाम सारे जिलों में जिनमें उनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी, जिन जिलों में उनको भेजना चाहिए था, उनको ना भेज के उनको दूसरे जिलों में भेजा गया है और कम भारांक वालों को उनकी मनचाही जगह पर स्थानांतरण दे दिया गया है। तो इस पर भी सवाल पूछा गया कि क्या अब इसकी दोबारा जांच होगी किसी तरीके की, कि इसमें दोबारा कोई कार्रवाई की जाएगी? तो उन्होंने जांच से तो पल्ला झाड़ लिया कि जांच तो नहीं होगी और हम हमेशा से ईमानदारी से काम करते आए हैं, इसमें भी हमने ईमानदारी से किया है और सब कुछ सबके सामने है। लेकिन सच्चाई आलोक जी यही है, जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो हमारे पास शिकायतें आई हैं लाइव टुडे के पास, वो यही है कि गड़बड़ियां स्थानांतरण में की गई हैं। चलिए, और बड़ी बात है कि उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा और उनमें सुधार कब होगा, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्थानांतरण में तमाम सारी गड़बड़ियां सामने आई हैं, किसी कुशीनगर को लेकर के किसी का प्रयागराज ट्रांसफर किया गया है और लगातार तथ्य देने के बाद, तर्क देने के बावजूद भी इस तरीके की गड़बड़ियां सामने आई हैं, लेकिन मंत्री जी सिरे से नकार रहे हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। यूपी SSSC के गन्ना पर्यवेक्षक अभ्यर्थियों ने आज लखनऊ में पीकअप भवन स्थित आयोग के कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2016 में सरकार ने विज्ञापन जारी कर गन्ना पर्यवेक्षक पद की भर्ती निकाली थी। 2019 में परीक्षा देने के बाद 2020 में साक्षात्कार हुआ, लेकिन अभी तक आयोग ने अंतिम परिणाम जारी नहीं किया। गन्ना पर्यवेक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि 437 पदों पर भर्ती के लिए आयोग शासन का आदेश मांग रहा है। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि कई बार आयोग जाकर धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी सचिव से सिर्फ आश्वासन ही मिला है, लेकिन अभी तक अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ। वैकेंसी है सपा गवर्नमेंट की, अभी तक ना तो मतलब इसका 3 चरण हो गए हैं। परीक्षा बहुत कोशिश किया गया तो परीक्षा हुआ और परीक्षा के बाद में 1 साल हो गए इंटरव्यू लिए, लेकिन अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। जब सचिव साहब से मिलते हैं तो वो बताते हैं कि भैया टाइम दे के भेज देते हैं, और यहाँ पे ना तो कोई प्रदर्शन करने दे रहे हैं और ना मतलब रिजल्ट दे रहे हैं। आज जब सचिव साहब से बात की तो वो मिले भी नहीं और वो बोले कि मतलब जाके अध्यक्ष साहब से मिलिएगा, और जब वहाँ से बात करते हैं तो कहते हैं शासन से मतलब अभी अप्रूवल नहीं मिला है। इसके वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बार बार हम लोग आते हैं और यहाँ से केवल निराशा होकर चले जाते हैं और फाइनल रिजल्ट देने का इन लोगों का नाम नहीं है। यहाँ पे लगभग 25-30 अभ्यर्थी थे,
लेकिन कुछ लोगों को एचएसओ ने मतलब भगा दिया यहाँ से। अभी तो पुलिस आई थी, हम लोग सुबह से ही हैं और 50 अभ्यर्थी लगभग थे, तो एचएसओ आए यहाँ पे, मतलब सबको समझा के भगा दिए और वो बोले कि अगर यहाँ पे रहोगे तो 144 धारा लगी है, हम आप लोगों को जेल भेज देंगे। वहीं लखनऊ में चिन्हट में खंदक गांव में पूर्व प्रधान के बेटे ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली और मौके पर पहुंची चिन्हट पुलिस ने लाइसेंसी रिवॉल्वर को कब्जे में लेकर बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए भेज दिया। वहीं कार को भी कब्जे में लेकर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक खंदक गांव के पूर्व प्रधान हरिनाम सिंह यादव का 40 वर्षीय बेटा शिवराज यादव सुबह 9 बजे अपनी ईट भट्टा ड्राइवर सर्विस के साथ घर से निकलने ही वाले थे, तभी शिवराज ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर बाइक कनपट्टी पर सटाकर खुद को गोली मार ली। आनंद फानन में परिजन जब उसे अस्पताल ले जाने लगे तभी उसने मौके पर दम तोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक शिवराज डिप्रेशन में था और उसका इलाज भी चल रहा था। जांच में टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं शामली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 181 किलो चरस बरामद की, जिसकी बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चरस की बड़ी खेप नेपाल से ट्रक के केबिन में छिपाकर लाई जा रही थी। दरअसल पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के लाख चौकी का है, जहां पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर एक ट्रक में चरस की बड़ी खेप को पकड़ लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने तस्करी के प्रयोग में लाए गए ट्रक को जब्त कर लिया। वहीं एक अन्य गाड़ी को भी पुलिस ने पकड़ा, जिसमें तस्करी करने वाले युवक ट्रक के पीछे लगातार चल रहे थे। गाड़ी में सवार चारों तस्कर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। नेपाल से यहाँ कांदला कांदला के पास नाला गाँव में। किसने मंगाई थी वहाँ? मास्टर है गाड़ी। अच्छा, तो किस चीज़ में यूज होनी थी ये? पता नहीं सर, मुझे इस चीज़ का नहीं पता है। मुझे सिर्फ किराया मिलता है इसका। किराया कितने किलो है ये? सर मुझे वजन का भी नहीं, इसका 1 लाख रुपए किराया था। 1 लाख रुपए किराया, तो लालच में आके लिया है? हाँ जी। तुम्हें पता था इसमें चरस है? नहीं सर, मुझे केमिकल बताया था कि केमिकल है, बिना बिल के है, बिना बिल के माल है। अच्छा, इसका टैक्स बचाने के लिए है ना, ये माल मेरी गाड़ी में लोड करवाया था कि इसका टैक्स ज़्यादा है, वो बच जाएगा, तेरे को 1 लाख रुपए किराया दे देंगे। जनपद शामली में लगातार जो अवैध मादक द्रव्य हैं उनके तस्करों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही है, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के क्रम में कोतवाली पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। एक अंतर्राष्ट्रीय अवैध ड्रग जो सप्लाई गैंग है, जो ग्रुप है, उसका एक खुलासा किया गया है। इसमें तार जो इस ड्रग तस्करी के हैं उसके नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में जो एक गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, उसके पास से 1 क्विंटल 81 किलोग्राम चरस जो है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास है, वो भी बरामद हुआ है। जो इस घटनाओं में कार्यरत गाड़ियां हैं वो भी बरामद हुई है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी अभी की जानी बाकी है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसके पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के एक व्यक्ति को खंगाला जा रहा है, इनकी कड़ियाँ जोड़ी जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जालौन के कुंच स्थित मथुरा प्रसाद महाविद्यालय में बने छात्र भवन तोड़े जाने से छात्र आक्रोशित हो गए और उन्होंने महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही प्रशासन पुलिस के साथ पहुंचा और जाम को खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे छात्रों और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद से प्रशासन ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। तो छात्र भवन तोड़े जाने को लेकर छात्रों का जमकर हुआ हंगामा। तो तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कि छात्र भवन तोड़े जाने को लेकर छात्रों ने जमकर किया हंगामा और आक्रोशित छात्रों ने लगाया जाम। हालांकि जाम को खुलवाने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो जालौन की तस्वीरें बताने के लिए काफी किस तरीके से जो छात्रों में आक्रोश नजर आया। हालांकि बीच बचाव के लिए पुलिस बल
को बल भी प्रयोग करना पड़ा, लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं और लगातार किस तरीके से प्रदर्शन उग्र होता गया। हालांकि आक्रोशित छात्रों ने बाद में स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रशासन के आश्वासन के बाद अब स्थिति सामान्य नजर आ रही है। कौशिक हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुज, जो छात्र भवन तोड़े जाने को लेकर छात्रों का हंगामा, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? देखिए आलोक जी, बिल्कुल बता दूं कि ये मथुरा प्रसाद महाविद्यालय कोंच में है, जहां पर वर्षों पुराना छात्र भवन था। इसी को लेकर आज वहां का प्रशासनिक अधिकारी थे जो कि वो छात्र भवन को तोड़ रहे थे, इसका विरोध आज छात्रों ने किया और कई देर तक हंगामा भी चलता रहा। वहां पर नारेबाजी की और साथ ही छात्रों ने जाम लगाया। जब इसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को हुई, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और उन्होंने छात्रों को समझा बुझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे और बहुत देर तक जाम, हल्का बल प्रयोग भी किया। लेकिन जब छात्र माने नहीं तो उनसे हंगामा हुआ, उनसे नोकझोंक भी हुई। इसके अलावा वहां पर तहसीलदार राजेश विश्वकर्मा पहुंचे, जिन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और जो कि महाविद्यालय प्रशासन था उनके साथ छात्रों के साथ बैठक की। तब कहीं जाकर छात्रों उनकी मांग मानी, क्योंकि ये वर्षों पुराना छात्र भवन है, यहाँ पर छात्र अपनी बैठक करते हैं। इसके अलावा छात्रों का ये कहना था कि यहाँ पर जो छात्र भवन है उसको महाविद्यालय प्रशासन तोड़ते हुए यहाँ पर दुकानें बना रहा है। इसी को लेकर ये विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब छात्रों की मांगें मान ली गई हैं और वहां पर छात्र भवन के लिए एक अलग से भवन का निर्माण कराने की बात महाविद्यालय प्रशासन ने कही है। आलोक जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो तस्वीर सामने आई जालौन से, अब पुलिस पूरी तरीके से वहां पर हस्तक्षेप किया और स्थिति को फिलहाल सामान्य करवाया। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।